गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला में। तो आज फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं बिल्कुल ही नया। तो आ जाते हैं फुल एनर्जी के साथ, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आ जाते हैं। तो आज का जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए हैं विधायिका। इससे पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कार्यपालिका। कार्यपालिका के हमने कई भाग पढ़ लिए, यानी महान्यायवादी तक पढ़ लिया, अटॉर्नी जनरल। तो आज हम आते हैं विधायिका। विधायिका की पहले तो संरचना समझ लेंगे कि विधायिका जो है हमारे दो स्तर पर काम करती है। एक तो करती है केंद्र स्तर पर और एक करती है राज्य स्तर पर। तो विधायिका देखेंगे तो एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो विधायिका होती है उसको कहते हैं संघ विधायिका, और जो राज्य स्तर पर होती है उसको हम राज्य विधायिका कहते हैं। तो एक एक करके दोनों का विश्लेषण करते हैं। तो इस विधायिका के अंतर्गत क्या है? संघ विधायिका, जो केंद्र वाली विधायिका होती है, उस वाले का जो नाम होता है उसे कहते हैं संसद, जिसमें दोनों बैठते हैं, संसद। इसे अनुच्छेद 79 के तहत जिक्र किया गया है संविधान में। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जब राज्य में विधानमंडल जो संस्था होती है उसको कहते हैं विधानमंडल, जो वही है। तो यहाँ पर विधानमंडल नाम है और यहाँ पर है संसद। तो आप समझ में आ गया, केंद्र का संसद है और राज्य का विधानमंडल है। अब पीछे चलते हैं, फिर से संसद वाले में दोबारा से देखते हैं। संसद के 3 स्तर हैं, यानी 3 स्तंभ हैं। पहला है आपका राज्यसभा, लोकसभा और फिर राष्ट्रपति। आप कहेंगे कि सर ये राष्ट्रपति कहाँ से आ गया? तो मान लेते हैं वो इसलिए क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा तो आपने खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब कोई बिल राष्ट्रपति द्वारा जब तक पास नहीं होता है, हस्ताक्षरित नहीं होता है, तब तक वो पास नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग भी कहा जाता है। इसलिए ये तीनों स्तंभ मिलकर के हमारी संसद का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही होगी, और कोशिश करेंगे इससे संबंधित एक भी क्वेश्चन छूट ना जाए। कैसे क्वेश्चन बनता है वो भी हम आपकी बात करेंगे, ठीक है। कभी कभी तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, संसद का अंग है राज्यसभा, वो राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। तो आपके उस टिक लगाना होगा वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, यानी तीनों मिलकर के एक संसद का निर्माण करते हैं। तो राष्ट्रपति का हमने पहले ही विश्लेषण कर दिया, अनुच्छेद 52 से लेकर के 62 तक, और फिर उपराष्ट्रपति भी 63 में पढ़ा दिए थे। तो एक तरफ से अनुच्छेद भी क्लियर होते चल रहे हैं। तो हमने इससे पहले जो पढ़ाया वाला वीडियो था महान्यायवादी, उसमें 76 का जिक्र कर दिया था। आप ऐसे ही टुकड़ों में अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, कोई लिस्ट बना के याद करने की जरूरत नहीं। जहाँ टॉपिक आए वहीं रट्टा मार लो। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति हो गए। अब करते हैं राज्यसभा और लोकसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा पहले आता है, इसका मतलब अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का जिक्र है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का जिक्र है। तो यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों को समझने की जरूरत है। जो जनता का सीधा प्रतिनिधित्व करती है, जनता का हितकारी होती है, वो लोकसभा होती है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा सदस्य का चयन होता है, तो वो लोकसभा का निर्माण करती है। राज्यसभा, ये जनता का, इनके सदस्यों का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष होता है और ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये अपने संसदीय क्षेत्र यानी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोनों की अपनी अपनी अहमियत अलग है। जिस प्रकार से लोकसभा का सदस्य अपनी लोकसभा के लिए जिम्मेदार होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो अपने राज्य के लिए जिम्मेदार हैं। तो राज्य से संबंधित जितने भी कोई इशू उठते हैं वो राज्यसभा के जो बैठे हुए सांसद हैं वो अपनी बात रखते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र सीख लेते हैं कि राज्यसभा में कितने लोग हो सकते हैं और लोकसभा में कितने हो सकते हैं। तो देखते हैं, राज्यसभा में अधिकतम जो संख्या है वो 250 हो सकती है, यानी 250। तो वर्तमान में कितनी है ये भी जानना जरूरी है। 250 ही है कि थोड़ी कम है? तो वहाँ पर वर्तमान में है 245, यानी अगर ये बढ़े तो 5 इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। अब 245 में 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कैसे हैं कि 233 तो होके आते हैं चुनाव होकर के,
यानी अप्रत्यक्ष चुनाव भले ही अप्रत्यक्ष सही, बट वो चुनाव होके आते हैं। राज्य सरकारें अपना भेजती हैं प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में। और 12 होते हैं मनोनीत, वो विशेष अधिकार विशेष क्षेत्र के रूप में होते हैं। वो हम आपको 12 का जब पढ़ाएंगे तो ये भी अलग से विश्लेषण करेंगे, कहाँ से कितने निकलेंगे, कौन से कला क्षेत्र से आएंगे, कौन से शिक्षा क्षेत्र से आएंगे, ये इन चीज़ों का विवरण भी हम अगले वीडियो में बताएंगे। 233 जो होते हैं वो चयनित होके आते हैं। बस आपको याद रखना है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12। ये कौन मनोनीत करता है? राष्ट्रपति। तो 233 और 12 245। इसमें मनोनयन की संख्या कितनी हो गई? 12। अब हमने 2 छोड़ दिया है। अब जरा इधर से आ जाते हैं, ये आ गई हमारी लोकसभा। यहाँ पर देखते हैं जरा लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 550। लेकिन 550 नहीं है, वर्तमान में उनकी संख्या कितनी है? 545। इन 545 को भी देख लेते हैं कैसे टूटते हैं। तो 545 के 2 भाग हैं, 543 प्लस 2, यानी चुनाव द्वारा जो चयनित, जनता द्वारा जो सीधे चयनित होकर के आते हैं उनको 543 सीट हैं। और जो 2 मनोनीत होके आते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं, आंग्ल भारती की सीधी भाषा यहाँ पर ये कहते हैं कि जिनके पूर्वज अंग्रेज थे, अब यहाँ आकर के अंग्रेज वो बन गए हैं, क्या नाम, भारतीय बन गए हैं। यानी सीधी भाषा ये है कि उनके पूर्वज कहीं अंग्रेज थे। तो इसकी जो सही परिभाषा ये है कि यूरोप के क्षेत्र के जो हैं माता जो पिता हैं वो वंशज विदेशी मूल के होने चाहिए। तो ये तो उनकी हो गई आंग्ल भाषा की। इन्हें मनोनीत करने की वजह क्यों दी गई? वो इसलिए है, आप उसको भी थोड़ा समझ लीजिए। क्योंकि वो इतने लोग तो हैं नहीं कि वो अपने समाज क्षेत्र के वो लोगों को वोट दे करके उनका प्रतिनिधित्व करें। तो मान लीजिए कहीं पर 50 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 2000 हैं, कहीं 4000 हैं, तो ऐसे करके वो अपना वोट कैसे डालेंगे? और कोई भरा समाज उनका है नहीं जो अपना एक सदस्य चुन सकते हैं। तो इसमें निश्चित रूप से उनकी हार हो जाएगी। लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्ति तो होना चाहिए। तो इसलिए ऐसे प्रतिनिधि व्यक्ति के लिए 12 उसमें से 2 लोग उसमें से चयनित हो जाते हैं। एंग्लो इंडियन कहते हैं, आंग्ल भारती। अब आ जाते हैं, ये तो बात हो गई। इसमें से भी 543 में 2 हिस्से मानकर चेक कर लेंगे। 530 तो टूट जाएंगे हमारे जनता द्वारा, वो 530 तो आएंगे हमारे राज्यों द्वारा, और 13 आते हैं केंद्र शासित राज्य द्वारा। अब समझेंगे कि यहाँ पर अधिकतम जो संख्या है राज्यों की, जो जनसंख्या के आधार पर 530 और 30 इस तरीके से हिसाब था। 530 प्लस 20 यानी 530 राज्य से आएंगे और 20 केंद्र शासित राज्य से आएंगे। हुआ ये कि यहाँ पर राज्यों से तो सारे निकल आए, लेकिन केंद्र शासित राज्य से 13 निकले हैं। जनसंख्या कम है, इसलिए अगर जनसंख्या बढ़ती है तो लोकसभा में सिर्फ केंद्र शासित राज्यों से ही सीटों की संख्या का बढ़ोतरी की जा सकती है। अब हम पहुँच गए आगे, कैसे बढ़ते हैं, यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम यहाँ देख लेते हैं कुल मनोनयन की अगर संख्या देखते हैं तो कितनी हो जाएगी? 12 और 2 कितनी हो जाएगी? 14। यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्रिएट हो सकता है कि संसद में अधिकतम मनोनीत करने वालों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम हो सकती है 12, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में अधिकतम होती है 14, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12। चलिए, अब ये हमने पढ़ लिया संघ वाली कहानी। तो छोटी सी बात कर लेते हैं राज्य विधायिका की भी, इसकी भी बात करते हैं। तो ये भी हमने आपको बताया 52 से लेकर के 237 तक इसमें जिक्र किया गया है। तो जरा देखते हैं इसमें क्या है विधानमंडल में। तो सबसे पहले जैसे उसके 3 स्तंभ यहाँ थे, उसी प्रकार से राज्य में भी 3 स्तंभ हैं। अब वो राज्य में 3 स्तंभ कौन से हैं? नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा और नंबर 3 विधान परिषद। यानी विधानसभा और विधान परिषद यहाँ है। इनको कंपैरिजन करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो सदन वहाँ पर लोकसभा का कार्य करता है, हाउस ऑफ पीपल, यानी जनता का प्रिय, जनप्रिय लोक, यानी जनता का सदन, तो वो लोकसभा है। और यहाँ विधानसभा है, जहाँ से जनता का सदन चुन के जाएगा, जनता से लोग चुन के जाएंगे, तो वो लोकसभा, उधर लोकसभा है और इधर विधानसभा है। जो काम यहाँ केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं वो राज्य में
राज्यपाल करते हैं। तीसरी चीज़, जो यहाँ पर राज्यसभा का कंपैरिजन है वो यहाँ पर विधान परिषद का है। बस विषय यहाँ पर ये है कि यहाँ विधान परिषद में सदस्यों की विधान परिषद में राज्यसभा विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है वहाँ पर 2 ही स्तंभ होंगे, यानी विधानसभा और राज्यपाल। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि विधानसभा के जो विधान परिषद में जो सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, को जितनी उस राज्य की विधानसभा सीट होंगी उसका अधिकतम 1/3 हो सकती है। अगर किसी में 30 हैं विधानसभा सीट तो वहाँ पर अधिकतम विधान परिषद की सीट 10 बनाई जा सकती हैं। तो बस इतना पॉइंट। यहाँ पर देखें किसी राज्य की अधिकतम जनसंख्या, अधिकतम सीट कितनी हो सकती हैं, तो 500 सबसे ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में है। किसी राज्य में सबसे न्यूनतम कितनी हो सकती हैं, वो 60 हैं। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्यों में कम भी हैं, वो अपवाद में हैं। यूपी, हाँ अब देखते हैं वो विधान परिषद हमारे 7 राज्यों में था, जिसमें से एक राज्य अभी गड़बड़ हो गया है, उसको गड़बड़ नहीं कहेंगे, यानी 370 हट गया है। तो पूर्व जो राज्य था वो अलग से जो जम्मू कश्मीर था उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। अब वो 2 टुकड़े हो गए हैं, वो केंद्र शासित राज्य में आ गया है। तो उसमें आगे क्या कहानी चलेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हालांकि उसमें क्या था कि विधान परिषद थी, अब केंद्र शासित राज्य आ गया तो ना तो वहाँ विधानसभा है ना विधान परिषद है, तो उसकी जिक्र बाद में करेंगे, कब वो पूर्ण राज्य बनेगा, कब विधानसभा बनेगी, विधान परिषद, तो उसकी जिक्र समय आते करते रहेंगे। अब आगे अब वो देख लेते हैं यहाँ पर एक तो ये जो संघीय व्यवस्था थी इसको भी हम जिक्र कर लेते हैं। इस संघीय व्यवस्था का जो संघात्मक विशेषताएं हैं ये हमारे कनाडा से ली गई। ये भी पूछ लेता है संघात्मक विशेषता हमारे कहाँ से ली गई हैं, वो कनाडा से ली गई हैं। तो यहाँ पर जो सीटों का जो आवंटन था ये भी हमने आपको एक बार जिक्र किया था कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में 25 साल के लिए बढ़ोतरी कर दी थी, यानी 2026 तक इन सीटों का आवंटन में कोई कमी वही नहीं होगी न वृद्धि होगी। तो बस यही है, जैसे हमने आपको लिखा है न्यूनतम पांडिचेरी में 30 और सिक्किम में 32 सीटें हैं, तो ये अपवाद के स्वरूप हैं। और बस एक और इसमें एक पॉइंट याद रखने वाला है कि राज्यपाल चाहे तो एक एंग्लो इंडियन उसे मनोनीत कर सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों के बीच में या कभी कभी इसका ऊपर भी राजनीति हो जाती थी, इसलिए जहाँ भी कहीं एक सीट का लोचा पड़ गया तो उठा करके किसी इस व्यक्ति को एंग्लो इंडियन घोषित कर दिया। तो अब समस्या है कि इसकी परिभाषा कैसे होनी चाहिए, तो इस परिभाषा को लेकर के जब इसका दुरुपयोग होने लगा तो इसकी सीट का भी ज़्यादा महत्व नहीं होता है, तो उसके लिए भी कानून अपना सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन जारी करता है, फिर देखा जाता है ये व्यक्ति एंग्लो इंडियन था या नहीं। तो इस चीज़ हमने आपको बेसिक स्ट्रक्चर में ये बता दिया है। अगली वीडियो जो आएगी हमारी उसमें एक तरफ से पढ़ेंगे राज्यसभा, फिर पढ़ेंगे लोकसभा, फिर राज्यपाल, विधान परिषद, ये भी हमने अनुच्छेद बता दिया 171 में और 170 में हम। तो अब एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ से 4 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। राज्यसभा के लिए तैयार रहिएगा, लोकसभा के लिए रहिए, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद इस समय हम आपको बता देते हैं कि जम्मू कश्मीर अगर छोड़ देते हैं तो यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन राज्यों में हैं। तो आंध्र प्रदेश का भी नया राज्य का गठन हुआ था, तो आप ऐसे ही करके देखते रहिएगा और नई अपडेट हो उसे ज़रूर अपडेट करते रहिएगा। वीडियो के माध्यम से हम जितना आपको हो सकता है उतना कराते रहेंगे, क्योंकि डेली अपडेट हो रहे हैं, संशोधन भी हो रहे हैं, उनको आपको जानना जरूरी है। कि हो सकता है कोई पॉइंट हमने आज बता दिया हो और 4 महीने बाद उसमें संशोधन हो जाए, तो आप उसे न्यूज़पेपर और हेडलाइंस पढ़ करके अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। बेसिक स्ट्रक्चर जरूर नहीं चेंज हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चेंजेस हो सकती हैं, उन पर आप वैसे ध्यान रखिए। इसी को कहते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा, द हिंदू पढ़िए और बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं उन पर भी पढ़ लीजिएगा, और अपने हिंदी का पेपर पढ़ो, द हिंदू से आपको बहुत कुछ मिलेगा, इंग्लिश भी सही होगी। और बाकी आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एग्ज़ाम को हिट करने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अपना और अपनों का ख्याल रखें और लाइक, कमेंट और शेयर वाला जिसने है ना उसे ज़रूर भेजते रहें, जिससे हमें ताकत मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। तो धन्यवाद।